नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं चुनाव अड्डा। चुनाव पास आते ही पार्टियां वोटरों को खुश करने के नए नए नुस्खे तो तलाश करती ही हैं। अपने पक्के वोटरों से ज्यादा फिक्र होती है उन्हें उनकी जिन्हें अपना बनाया जा सकता है। देश में ऐसा सबसे बड़ा तबका है महिलाएं। आधी आबादी को अपने साथ करने के लिए इस बार कांग्रेस ने एक बड़ा कार्ड चल दिया है। राहुल गांधी ने वादा किया है कि कांग्रेस की सरकार बनी तो सरकारी नौकरी में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। अभी तक किसी भी पार्टी ने देश की आधी आबादी को लुभाने के लिए ऐसा वादा नहीं किया था। कांग्रेस महिला आरक्षण बिल पास करवाने का भी वादा कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस और बीजू जनता दल जैसी क्षेत्रीय पार्टियां वादे से आगे बढ़ गई हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव की लिस्ट में ही 33% से ज्यादा महिलाओं को टिकट देने का ऐलान कर दिया है। सवाल यह है कि क्या इससे इन पार्टियों को फायदा होगा, और उससे बड़ा सवाल यह है कि क्या आखिरकार इससे महिलाओं को भी फायदा होगा। One of the things that we've decided in 2019, we're going to pass the women's reservation bill in Lok Sabha, Vidhan Sabhas, and we're also going to reserve 33% of all government jobs at the national level for women. लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी एक नया वोट बैंक बनाने की कोशिश में जुट गए हैं। देश की आधी आबादी महिला वोटर, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण एक बड़ा लोक लुभावन ऐलान साबित हो सकता है। राहुल गांधी महिला आरक्षण बिल पास कराने का भरोसा भी दिला रहे हैं। I think you cannot have women empowered in India unless the attitude towards women changes, and there is a lot that needs to change as far as the attitude towards women goes. And I'm a believer that women should be pushed into places of leadership. बीजेपी ने 2014 के घोषणा पत्र में महिला आरक्षण बिल पास कराने का वादा किया था, लेकिन इस बार भी हंगामे के बीच बिल संसद में अटक गया। अब बीजेपी नौकरी में महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस पर तंज कस रही है। कांग्रेस जब सरकार में रहती है तो सब कुछ भूल जाती है, जब सत्ता से बाहर रहती है तो उसे सब कुछ याद आ जाता है। हालांकि बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू कांग्रेस के फैसले का स्वागत कर रही है। हम महिलाओं के सशक्तिकरण के किसी भी प्रयास का समर्थन करते हैं, चाहे विधानसभाओं में, चाहे लोकसभा में, चाहे राज्यसभा में और चाहे सरकारी नौकरियों में। महिला आरक्षण बिल को लेकर राष्ट्रीय पार्टियों की प्रतिबद्धता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1996 से लेकर अब तक ये बिल पास नहीं हो पाया है। संसद में महिलाओं को आरक्षण भले ही ना मिल पाया हो, लेकिन कुछ क्षेत्रीय दलों ने इसे पार्टी स्तर पर लागू करने की बड़ी पहल की है। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 17 महिला उम्मीदवार हैं, यानी 41% महिलाओं को टिकट। वहीं ओडिशा में बीजू जनता दल ने 21 सीटों के उम्मीदवारों में 33% महिलाओं को टिकट देने का ऐलान किया है। सवाल ये है कि छोटी पार्टियां जिनका इस बार के चुनाव पर दाव कहीं बड़ा है, वो अगर ऐसा बोल्ड फैसला कर सकती हैं, तो क्या कांग्रेस और बीजेपी भी ऐसा करने का साहस दिखाएंगी? महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण का राहुल गांधी का फॉर्मूला क्या गेम चेंजर साबित होगा? पार्टियां इस बार महिलाओं को 33% आरक्षण की बात जिस गंभीरता से कर रही हैं, तो फिर कोई जीते या हारे, हम 2024 में 1/3 सीटों पर महिला उम्मीदवारों को देखेंगे, और क्या इस बार सत्ता में पहुंचाने की चाबी महिलाओं के हाथ में होगी? और रोज की तरह आज भी हम आपके सामने एक सवाल रख रहे हैं, और सवाल अब तक आप समझ गए होंगे। क्या नौकरी में महिलाओं को 33% आरक्षण के वादे से कांग्रेस को फायदा होगा? आप हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय दें। उसको हम इस कार्यक्रम के खत्म होने से पहले बताएंगे कि क्या राय आ रही है हमारे दर्शकों की। आज के हमारे मेहमान हैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता प्रेरणा सिंह, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता शाइना एनसी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगी। तृणमूल कांग्रेस के समर्थक और राजनीतिक विश्लेषक सोमनाथ सिंघा रॉय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सी वोटर के फाउंडर, चुनाव विश्लेषक यशवंत देशमुख हमारे साथ जुड़ेंगे। राजनीतिक विश्लेषक मनीषा प्रियम और वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं।
आप सबको मैं याद दिला दूं कि शुरुआती टिप्पणी के लिए हमने 1.5 मिनट का एक समय तय किया हुआ है। अपनी पहली टिप्पणी इसी समय सीमा के भीतर पूरी करें और इसके बाद भी बातचीत के दौरान एक दूसरे को टोकेंगे नहीं तो अच्छा रहेगा। ये जो 90 सेकंड है खत्म होने की खबर आपके कान में कुछ बीप्स और एक बजर के साथ आती है, वहां पर आप जो बात कर रहे हैं उसे पूरी करके रोक देंगे तो हम तरीके से बात आगे बढ़ा पाएंगे। मैं शुरुआत मनीषा जी आपसे करना चाहता हूं। ये कांग्रेस पार्टी ने वादा किया और बड़ा भारी वादा है, वादे की तरह देखें अगर, कि सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण। दूसरा वादा महिला आरक्षण बिल पास कराने का है। वो पहले भी इस पोजीशन पर रहे हैं कि पास करा देना चाहिए, लेकिन उसमें जो पार्टियां आड़े आती हैं, अब उन पार्टियों से इनको मिलना जुलना है, वो एक अलग कहानी है। लेकिन ये 33% महिला आरक्षण और दूसरी तरफ जो टीएमसी ने किया है 41% उन्होंने टिकट दे दिए हैं महिलाओं को। बीजेडी कह रही है 33% टिकट देंगे। इनमें से कौन सा आपको लगता है कि ज्यादा इफेक्टिव कार्ड है और जिसका दीर्घकालीन फायदा महिलाओं को होगा? देखिए, दो बातें हैं, स्पष्टीकरण की थोड़ी सी आवश्यकता है। राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो जॉब्स में रिजर्वेशन की बात कह रहे हैं और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो अलग बात है। सबसे पहले मैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पर आती हूं और आपको यह बतलाऊं कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का जहां तक सवाल है, पंचायत और नीचे के चुनाव में महिलाएं अब काफी हद तक आगे बढ़ चुकी हैं और भारत के बहुत गरीब प्रदेशों में भी, झारखंड में विशेष रूप से, जहां महिलाओं का एक नेतृत्व अब पंचायत में बहुत लड़ाई और जद्दोजहद के बाद उभर रहा है, वो महिलाएं रोजमर्रा और आम जीवन के जिंदगी के मुद्दे चुनाव में उठा रही हैं। पानी सबसे बड़ा मुद्दा जो चुनाव में उभर रहा है, लेकिन ऊपर का नेतृत्व या बड़े चुनाव जो हैं वो ये कहते हैं कई लोग कि कोई हुमा शुमा थोड़ा ना जीत सकता। तो जहां एमएलए एमपी बनने की बात है उसमें बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को ही सहारा देना पड़ेगा। जिस तरह के रिसोर्सेज की आवश्यकता है वो ये महिलाएं नहीं दे सकती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बंगाल में ऐसा किया जा रहा है तो ये भी दिखलाता है कि बंगाल में पंचायत की पूरी जो प्रथा है उसमें आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, महिलाओं का पहले से ही पार्टिसिपेशन अब जम के है। और आपको यह आश्चर्य होगा कि भारत के इकलौता राज्य अब 1-2 हैं, बंगाल उनमें से अग्रणी है, जिसमें जॉब्स में भी महिलाएं अच्छा करती हैं। आपको ये जान के ताज्जुब और हैरानी होगी कि 500 विश्वविद्यालय हैं भारत में, उसमें से ओनली फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी जैसे एसएनडीटी है मुंबई में, उनको छोड़ के कहीं भी महिला तो महिलाओं का पार्टिसिपेशन पढ़ने में बढ़ रहा है, एनरोलमेंट में बढ़ रहा है, लेकिन कोई भी पद जहां पावर का पद आता है वहां लोग भयभीत होना शुरू करते हैं। खास करके महिला अगर पढ़ी लिखी हो तो उससे बहुत भयभीत होते हैं। मैं आखिर बात आपको यह बतलाऊं कि एनएसएस जिसके डेटा से यह सरकार अब डरती है, वो डेटा केवल यही दिखलाता है कि महिलाओं को जितना ज्यादा वो पढ़ जाएंगी, पीएचडी अगर कर जाएंगी, जितना ज्यादा पढ़ जाएंगी उतना कम चांस है उनके अच्छी नौकरी मिलने का। यानी कि उनका सोच भ्रूण हत्या होती है। पढ़िए तो भ्रूण हत्या, नहीं पढ़िए तो छोटे नौकरियों में, बर्तन धोने, ये सब टाइप की नौकरियों में आपको जगह मिल जाती है। तो अब ये समय है कि भारत पाकिस्तान नहीं है, भारत अफगानिस्तान नहीं है, यह दिखलाने का सबसे मजबूत तरीका है कि हम पढ़ी लिखी औरतों से डरना बंद कर दें, नौकरियों में आरक्षण दें और इलेक्शंस में भी बड़ी पार्टियां जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं वो महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में, केवल ये टोकनिज्म से नहीं चलेगा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पढ़ी लिखी महिलाओं को आगे बढ़ाएं और मीनिंगफुल महिलाएं। और इनमें मैं नहीं कहती कि कोई कांग्रेस ने बड़ा कर दिया, प्रेसिडेंट बनाने का टाइम आया तो किसको उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया सबको ही जानता है, मैं एकदम पक्ष नहीं लेती, लेकिन एक संवाद हो अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज जिसमें हम अब ये कहें कि हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान से इसलिए अलग हैं कि हम अपने यहां विवेकशील महिलाओं को तवज्जो देते हैं, हमारे यहां मलाला नहीं बनती। जी, ये आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही हैं और ये दरअसल बड़ा सवाल यही है। और शेष जी, मैं अब आपके पास आना चाहता हूं, इसके पहले कि मैं अपने राजनीतिक दलों के साथियों के पास जाऊं। ये सचमुच जो महिलाओं की स्थिति है उसको बदलने में इन दो चीज़ों की भूमिका, एक चुनाव लड़ने में, अगर टीएमसी ने 41% टिकट दे दिए हैं, ये क्या दिखा रहा है? क्या ममता बनर्जी को यह भरोसा है कि वो जिसको खड़ा कर देंगी वो जीत जाएगा, या वहां की राजनीति में महिलाओं ने ये हैसियत बना ली है कि वो अब लोकसभा का चुनाव भी लड़ सकती हैं?
नहीं, वहाँ तो बना ही ली है, लेकिन बंगाल में तो बना ली है, इसमें दो राय नहीं है। और जैसे मनीषा ने कहा, वो नंबर 1 स्टेट है, वहाँ हमेशा जो बंगाल आज करता है बाकी देश बाद में करता है। लेकिन बेसिक बात ये है कि अगर हार भी जाती हैं, और मनीषा अभी उन्होंने राहुल गांधी का जो भाषण है उसमें लोकसभा विधानसभा में भी कहा, उन्होंने सरकारी नौकरियों में तो कहा ही है, तो वो कहा है, लेकिन हर बार कहते हैं। अगर इसको सीरियसली लागू करने के एजेंडा पे ही, मतलब उनकी सरकार नहीं भी बनती है, तो इस मुद्दे पे अगर वो काम करते हैं तो उसके बहुत सारे प्रैक्टिकल फायदे होंगे। अब यहाँ आप देख लें कि जो जैसे मनीषा हैं, सोशल साइंसेज की रिसर्च में देश के टॉप में गिनी जाती हैं, और जितनी भी महिलाएं हैं, हम भी आप भी ऐसी 2500 को जानते हैं, हमारे आपके घर में ऐसी लड़कियां हैं कि जो बदलती हैं। उन्होंने साइकिल दे दी थी केवल नीतीश कुमार ने, और वो साइकिल वाली लड़कियां जो हैं थोड़े लेवल पे एम्पावर हो गई। तो अगर आप उनको डिसीजन लेने वाले मुद्दों पे करेंगे तो बहुत बदलाव आएगा। पहले हम उत्तर प्रदेश में जब पंचायतों में रिजर्वेशन हुआ तो हमने देखा प्रधानपति की एक अलग जाति बन गई थी। प्रधानपति घूमते फिरते थे सड़क पे, हर जगह बदमाशी करते थे। अब वो प्रधानपति कहाँ गायब हो गए, सब खत्म हो गए, कुछ हैं। उसी तरह से अगर विधानसभाओं में और लोकसभाओं में, अब जैसे अभी ये है कि सबसे बड़ा विरोध अभी केसी त्यागी कर रहे थे कि साहब हम बड़े पक्ष में, सबसे ज़्यादा विरोध तो उन्हीं की पार्टी ने किया था कि पहले आप विधानसभाओं में ओबीसी का रिजर्वेशन कर लो। तो वो रिजर्वेशन जो है वो आप अगर नहीं करते, यही तरीका है, एफर्मेटिव एक्शन का ये तरीका है। और अब ये पिछले 60-70 साल में तय हो चुका है कि जहाँ भी जाएंगी वो, जहाँ भी जाएगी रोशनी बिखेरेंगी, उनका कहीं घर नहीं है, वो लड़कियां करेंगी और उसको इनको करना पड़ेगा। और आप बंबई में रहते हैं, मुलगी शिकली प्रगति झाली। 1848 में ज्योतिराव फुले ने वहाँ पे लड़कियां, दलित लड़कियों का स्कूल खोल दिया था, और महाराष्ट्र में दुनिया बदल गई है। तो आज इनको ये करना पड़ेगा, और अगर नहीं करते हैं तो जो महिलाएं नहीं हैं, पीपल लाइक अस, हमको खड़े होना पड़ेगा कि 10 फार एंड नो फर्दर, प्लीज टेक अ डिसीजन। जी, तो अब सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी, प्रेरणा सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। राहुल गांधी ने कहा कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण, और साथ में वो महिला आरक्षण बिल का भी, अगर उनकी सरकार बनी तो वो समर्थन करेंगे, उसको लाएंगे। सवाल यह है कि जो मॉडल अभी टीएमसी और बीजेडी ने दिखा दिया है, वो मॉडल आप लोग क्यों नहीं अडॉप्ट कर रहे हैं? क्या कांग्रेस पार्टी की लिस्ट में हमको 33% से ज्यादा महिलाओं को टिकट मिलता हुआ दिखाई देगा? देखिए, अभी मैंने सभी मुझसे पूर्व वक्ताओं की बात पूरी ध्यानपूर्वक सुनी, और मैं उनकी कुछ बातों से सहमत भी हूँ। मगर आप ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी की क्या विचारधारा है और जो मौजूदा सरकार में पार्टी है उसकी क्या विचारधारा है। कांग्रेस ने महिला सशक्तिकरण की सिर्फ बात ही नहीं की, उसको लागू भी किया। जैसे कि मैं पहले भी आपके चैनल पर मैंने कहा कि देश को पहली प्रधानमंत्री, पहले राष्ट्रपति, पहली स्पीकर, देश को पहली महिला मुख्यमंत्री जो है वो कांग्रेस पार्टी ने दी। आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए, कौन सी महिला आज तक भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही है? आरएसएस में फ्रंट लाइन में आपने कितनी महिलाओं को देखा है? तो राहुल गांधी जी सिर्फ बातें ही नहीं कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण की, वो कांग्रेस पार्टी ने इंप्लीमेंट भी किया। राजीव जी ने पंचायत में महिला आरक्षण को लागू किया। शीला दीक्षित जी ने दिल्ली नगर निगम में 50% महिला आरक्षण को लागू किया। और आपने सवाल पूछा कि क्या ये महिला कार्ड खेलकर कांग्रेस को फायदा मिलेगा? तो मैं आपको ये बात साफ कर देना चाहती हूँ कि कांग्रेस कोई महिला कार्ड नहीं खेल रही है। जरूरी ये नहीं है कि कांग्रेस को फायदा मिलेगा या नहीं, जरूरी ये है कि इस देश को फायदा मिलेगा, और महिलाओं को की भागीदारी होने से देश हित का ये एक कदम है। ये किसी कांग्रेस का कोई राजनीतिक एजेंडा के रूप में हम इसकी बात ना करें तो बेहतर होगा। सभी पार्टियों को एकजुट होकर ये निर्णय लेना चाहिए कि बिल पास हो ना हो, हम 50% या 33% महिलाओं की भागीदारी जो है वो आने वाले लोकसभा चुनाव में नजर आएगी। राहुल जी ने बढ़ चढ़कर इस पे काम किया। आधी आबादी पूरा हक नाम का कैंपेन महिला कांग्रेस चला रही है, और महिला सशक्तिकरण सिर्फ बातों में नहीं विचारधारा में बदलाव लाना पड़ेगा। मैंने जो मूल सवाल पूछा, देखिए प्रेरणा जी, उसका आपने जवाब नहीं दिया। मैं कुछ देर में फिर आपके पास लौट के आऊंगा, एक बार फिर इस सवाल का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम शाइना एनसी के पास चलते हैं। शाइना जी, क्या कह रही हैं आप? आधे आबादी पूरा हक
और महिलाओं को 33% का आरक्षण सरकारी नौकरी में। उधर बीजेडी और टीएमसी का मॉडल देख लीजिए, उन्होंने टिकट बांटने में महिलाओं को जितनी बड़ी संख्या में टिकट दे दिए हैं वो अपने आप में एक बड़ी कहानी कहता है। आप इससे बड़ी लकीर खींचेंगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या इसका जवाब देंगी? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये पूरे क्षेत्र में एक बहुत ही पुरुष प्रधान मानसिकता है। हर एक पार्टी बड़ी बड़ी बातें करते हैं महिला आरक्षण को लेके, लेकिन हम सब जानते हैं कि जब वक्त आता है तो टोकनिज्म के दृष्टि में हमें देखते हैं। टोकनिज्म का मतलब क्या है? टोकनिज्म का मतलब है कि जब आप किसी को एक पार्टी का टिकट दे रहे हैं तो वो टिकट देंगे जो किसी और को नहीं चाहिए। जब आप किसी को एक मौका देना चाहते हैं तो कहते हैं कि वो जीतेगी या नहीं जीतेगी। तो आज मैं आपके चैनल के निमित्त ममता बनर्जी, नवीन पटनायक का अभिनंदन करना चाहती हूँ कि उन्होंने रिजर्वेशन न होते हुए भी ये घोषित किया कि 40% और 30% अपने अपने निजी पार्टीज़ में वो टिकट देंगे महिलाओं को। और सच्चाई ये है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी में आज ऑर्गेनाइजेशनल स्तर में 33% आरक्षण है, हम जैसे महिला आज पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं, लेकिन जो आप सही मायने में परिवर्तन चाहते हैं तो ये 50% एक वोट बैंक है। उस वोट बैंक को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी ने आज कहा कि चलो हम महिला आरक्षण देंगे। आपके पास भी मौका था 2010 से 2014। हर एक पार्टी के पास मौका है, लेकिन हम जानते हैं कि व्हेन यू नीड टू वॉक द टॉक इट इज़ ओनली टोकनिज्म। आप कहीं किसी को एक पद देंगे तो कहेंगे देखिए हम महिला के साथ, ऐसा नहीं होता है। और सच्चाई ये है कि ये संघर्ष के लिए अक्रॉस द बोर्ड हर एक राजनीतिक पार्टी दोषी है और हर एक राजनीतिक पार्टी जिम्मेदार है। हम सबको एक ही आवाज़ में हमारी आवाज़ उठानी है और ये संघर्ष करते रहना है कि जहाँ भी महिला उम्मीदवार हैं वहाँ वो जीत के आए। जी, ये आपने बहुत अच्छी बात कही शाइना जी, और मैं ऐसा पार्टीज़ के बीच में कम देखता हूं कि प्रवक्ता दूसरी पार्टियों का अभिनंदन करें। मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर, और सोमनाथ सिंह को भी बहुत अच्छा लगा होगा ये सुनकर कि वो आप टीएमसी की अध्यक्ष का अभिनंदन कर रही हैं। लेकिन सोमनाथ जी ये बताइए कि अब टीएमसी ने 41% कैंडिडेट्स खड़े कर दिए हैं जो महिलाएँ हैं, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं सच कहूँ तो मुझे अच्छा लगा। ये सबसे अच्छा रास्ता है, इसे वॉक द टॉक कहते हैं कि आप महिलाओं को टिकट दीजिए, जीतेंगे हारेंगे, जैसे पुरुष हारते जीतते हैं ऐसे महिलाएं भी जीतेंगी हारेंगी। लेकिन दूसरी बात जो कांग्रेस कह रही है 33% आरक्षण सरकारी नौकरियों में, सिर्फ यहाँ का सवाल नहीं है कि आप इलेक्शन में किसको खड़ा कर रहे हैं, क्या आप उन मुद्दों पे भी आगे बढ़ रहे हैं? क्या आप महिलाओं को बराबर लाने की, बराबर क्या लाने की, महिलाओं को उनकी अपनी हैसियत तक जाने की छूट दे रहे हैं? जरूरी नहीं कि वो बराबर आए, वो हमसे आगे भी तो जा सकती हैं। राइट आलोक जी, पहले एक बात बताना चाहता हूं। लास्ट इलेक्शन 2014 में जो इलेक्शन हुआ था वहां पर भी हमारा 33% कैंडिडेट था जो महिला था। सिर्फ ये नहीं है, यहाँ पर पंचायत इलेक्शन, यहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन, टीएमसी पार्टी 50% रिजर्वेशन पहले से ही करके रखा है। ममता बनर्जी आने का बाद महिला का जो उन्नयन, ये ममता बनर्जी का जो दिखाना हुआ पथ, वही पथ से चल रहा है। अब देखिए दीदी ने क्या किया, यहाँ पर दो प्रकल्प, रूपश्री, कन्याश्री, ये जो प्रकल्प अभी सिर्फ इंडिया में नहीं पूरा दुनिया में चर्चा हो रहा है। यहाँ पर कन्याश्री प्रकल्प, आपको मालूम है कि यहाँ पर जो औरत लोग, बच्चे, लड़की लोग पढ़ते थे, वो लोग स्कूल छूट हो जाते थे, पढ़ना छोड़ देते पैसे के लिए, कभी कभी प्रेशर में कम उम्र में शादी करा देते थे। अभी ये सब बंद हो गया बंगाल में, क्योंकि ममता बनर्जी का वो जो प्रकल्प था, जो प्रोजेक्ट था कन्याश्री और रूपश्री, ये प्रकल्प भी यहाँ पर काम कर गया। 41% रिजर्वेशन, ऐसा ही आप लोग देख रहे हैं 41%। ये दीदी रहते 50% भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर रिजर्वेशन का बात नहीं है। रिजर्वेशन तो दीदी महिला को आगे ले जाने के लिए आज से नहीं, जब से दीदी 2000, मैं उनको 1984 से जानता हूं, जब से दीदी पॉलिटिक्स में पहले जीता था, तब से महिला को आगे ले जाने का दीदी का एक प्रचेष्टा था। शेरशाह जी का एक बहुत अच्छा बात किया, व्हाट्स बंगाल थिंग्स टुडे, इंडियन थिंग्स टुमारो, राइट, व्हाट्स ममता बनर्जी थिंग्स टुडे, इंडिया थिंग्स टुमारो। ये बात सही है, लेकिन एक बात ध्यान पे रखना चाहिए, मेरा बीजेपी प्रवक्ता का बात अच्छा लगा।
मेरिट भी होना चाहिए। सिर्फ रिजर्वेशन नहीं, इसका साथ जो औरत ऐसा नहीं होना चाहिए जो मेरिट नहीं है किसी को रिजर्वेशन मिल रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। रिजर्वेशन को 100% महिला अग्रगति के लिए रिजर्वेशन 100% जरूरी है, इसका साथ मेरिट का भी जरूरत है, ये मैं मानता हूं मेरा हिसाब से। जी सोमनाथ जी, मैं ये बात जरा मेरिट वाली बात समझ नहीं पा रहा हूं, मुझे थोड़ा सा अगर इसको आप समझा दें, मेरिट का मतलब क्या है यहाँ? मेरिट का मतलब ऐसा है, मैं बहुत सारे देखा है, मैंने देखा है। देखिए कोई एक पॉलिटिशियन पंचायत इलेक्शन में खड़ा हुआ, वो सीट रिजर्वेशन महिला का रिजर्व है, महिला रिजर्वेशन सीट है। वहाँ का कोई महिला ऐसा नहीं है जो पढ़ा लिखा है, कुछ है ऐसा नहीं है, कुछ भी करके खड़ा कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां पर भी मैं वही मेरिट का बात करना चाहता हूं, जो समाज सेवा कर सकते हैं, जिसको पढ़ा लिखा में जैसे दीदी कर रहा है, पहले पढ़ाई में देख रहा है, पढ़ाई में आगे जाओ, इसके बाद मेरिट बनाओ, इसके बाद पॉलिटिक्स और रिजर्वेशन, पार्लियामेंट इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन में आओ। मेरिट सबसे जरूरी होते हैं, और मेरिट होता है स्कूल से, जो दीदी चालू किया। मेरा हिसाब से सिर्फ 33%, 43% नहीं, स्कूल शिक्षा, यूनिवर्सिटी शिक्षा, कॉलेज का शिक्षा, महिला के ऊपर ध्यान, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, जो ममता बनर्जी मैं समझ गया आपकी बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि पूरा आपको समग्र विकास करना होगा, समाज के सारे हिस्सों में भागीदारी देनी होगी, सिर्फ ये टोकनिज्म से नहीं चलेगा। मनीषा जी, अभी इससे पहले शेषनारायण जी ने कहा कि एक प्रधानपति नाम की प्रजाति पैदा हो गई थी। जो सीट महिलाओं के लिए रिजर्व हुई, वहां जो प्रधान जी पहले चुनाव लड़ते थे, उन्होंने अपनी पत्नी को टिकट दिलवा दिया और उसके बाद वो उनके बगल में घूमते रहे प्रधानपति होके। यहाँ मुंबई शहर में बहुत सारे नगर सेवक ऐसे हैं जिनकी सीट रिजर्व हो जाती है, क्योंकि ये रोटेशन का सिस्टम है, कोई सीट कभी रिजर्व होती है, कोई सीट कभी रिजर्व होती है। तो वो नेताजी अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को, किसी को खड़ा कर देते हैं और उसको सामने करके ये काम करते रहते हैं। क्या इस चिंता से हमें आरक्षण की तरफ से हट जाना चाहिए, या आरक्षण इसके बावजूद जारी रहना चाहिए? इसके बाद भी उसके फायदे होते हैं जो नजर आते हैं, कुछ वक्त लगता है। शेषनारायण जी को आभार, कुछ बहुत ही मधुर शब्द उन्होंने प्रेज के कहे। शायना जी को भी, क्योंकि देखिए एक तरह से उभर के और दल की राजनीति से अलग भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें वो कह रही हैं, और उनके सार को एक तरह से समझिए और कुछ जवाब वहां भी मिलता है। अब पार्टियां जो हैं वो इसी तरह की, केवल पंचायत में ये प्रधानपति नहीं है, उत्तर प्रदेश और बिहार में ये खास बीमारी है कि अगर हस्बैंड कन्विक्ट हो जाए और जेल चला जाए तो पूरी की पूरी समाजवाद की जो पूरी धारा थी, जो कभी इमरजेंसी में कांग्रेस से लड़ा, पूरे नेता पीछे रह जाते हैं। और जेल वाला व्यक्ति जो, उसको सबसे ज्यादा किस पे भरोसा होता है, तो उसको लगता है कि हमारी पत्नी यहाँ की मुख्यमंत्री बन सकती है। उसके बाद बिहार जैसा महत्वपूर्ण प्रदेश जिसमें कि लीडरशिप की कोई कमी नहीं थी, पूरा का पूरा जयप्रकाश नारायण का मूवमेंट यहां चलाया गया। पिछले कई दशक से, आप 90 के बाद से, केवल वही लोग वहां के मुख्यमंत्री बने हैं जो जयप्रकाश की धारा में खड़े होकर, जिन्होंने भ्रष्टाचार और करप्शन के खिलाफ मुहिम उठाई थी। लेकिन इन नेताओं के अलावा कौन बना, तो आप नाम मैं नहीं ले रही, लेकिन आप समझ सकते हैं कि मेरा इशारा किधर है। तो कहीं ना कहीं यह भी पुरुष भय का एक तरह से प्रदर्शन है कि मैं नहीं तो बिल्कुल मेरे रबर स्टैंप जो है वो यहां बन जाए। कई बार उत्तर प्रदेश में भी मैंने देखा कि एक महिला है जिनके हस्बैंड पे चार्जेस हैं, वो बनी हुई एमएलए, और सबसे ज्यादा अपमानजनक बातें अगर बहन मायावती पर किसी ने कहा तो कह दिया, तो मर्द की तरह बन के गाली गलौज करना, और जो एक मुर्गा दारू वाली राजनीति है, वो लीचड़ किस्म की राजनीति को चलाए रखना। तो इस माहौल के चलते भी अच्छी महिलाएं जो काबिल हैं, वो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में हिंदुस्तान में बिहार और उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण इलाके हैं, और इन इलाकों में कोई वजूद वाली महिला जो है वो जाना नहीं चाहती। वो तब जाएगी जब उसके पिता परदादा वहां के कोई राजा रहे हो, तो एक तरह से वंशवाद, और इससे जब उनकी लोकल आर्मी कोई होगी जो उनके प्रतिष्ठा को बचा सकती है, तब वो महिलाएं जाती हैं। तो पूरा माहौल जो है ये दक्षिण के राज्यों में और पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए काफी प्रोग्रेसिव है। लेकिन अगर आप उत्तर के राज्यों में देखें तो अभी भी बिहार, उत्तर प्रदेश, इनमें साइकिल तो दिया गया है, लेकिन मोबिलिटी के जो आगे के पायदान है उसको सशक्त करना पड़ेगा। और मेरा यह अनुरोध है कि शायना जी से क्लू लेते हुए अन्य पार्टियों की भी जो प्रवक्ता है यहां, जब महिलाओं का मामला आता है तो जरूरी नहीं होता अपने पार्टी का गुणगान करना, कम से कम तब आप महिलावादी बातें सोचिए
और सोचिए कि आपके दल में क्या है जिसके चलते कि रियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन जो है वो नहीं हो रहा है। और मैं अंत में यह भी कहूंगी कि इस बार प्रधानमंत्री जब बिहार में गए और नीतीश कुमार जी के साथ गांधी मैदान में वो महत्वपूर्ण पूरा समा बंधा, पहली बार बिहार में एक बहुत महत्वपूर्ण भाजपा की पुरानी नेता है, कम से कम एक महिला रिप्रेजेंटेटिव रहती थी, लेकिन इस बार गठबंधन का बड़ा सा माला आया, तरह तरह के मर्द उसमें आए, लेकिन महिला रिप्रेजेंटेटिव बिल्कुल गायब थी। तो कहीं ना कहीं जब पूरा पुरुष प्रधान राजनीति होने लगे तब बिना डरे बिना भय के आपत्ति का एक प्रश्नवाचक तो कम से कम लगाना ही चाहिए। दौर हमारा हो या ना हो, लेकिन प्रश्न उठाने का काम जो है या टिप्पणी करने का काम बेबाक करना चाहिए। शायना जी ने किया, अन्य दल भी करें। जी शेष जी, ये वाला सवाल जो आपने उठाया था, प्रधानपति वाला सवाल, उसके बाद मनीषा जी ने उसको विस्तार दिया। मेरा सवाल यह है कि ये लिमिटेशन है, जो रोटेटिंग कंस्टिट्यूएंसी का सवाल है वो भी एक लिमिटेशन है। ये बहुत सारी परेशानियां हैं, ये गिनाई जाती हैं जब महिलाओं को टिकट न देने हो, महिलाओं को उनकी जिम्मेदारी न देनी हो या उनका अधिकार न देना हो। मुझे लगता है बहाने हैं। क्या ये बहाने इतने जायज़ हैं कि इनको सामने रख के जो महिलाओं के नाम पर दिया जा सकता है, जो महिलाओं को मिलना चाहिए, वो न दिया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रधानपति का जो फेनोमेनन था यहाँ तो डाइंग है, मर गया उत्तर प्रदेश में। अब तो लड़कियां असर्ट कर रही हैं। लेकिन वो जो सोमनाथ दा ने बात कही, मैंने आपको बताया है कि मैं अपना बात कहता हूँ, ये पॉलिटिकल पार्टी का नेता चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो और चाहे ट्रांसजेंडर हो, उन्होंने जनरल सेक्रेटरी ट्रांसजेंडर भी बना दिया है कांग्रेस ने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पीपुल लाइक अस, हम अगर इसको हर बार इसको ठोंकते रहेंगे कि भैया तुम दो। और एजुकेशन सबसे क्रूशियल है। एजुकेशन आप देखें कि दक्षिण में और पश्चिमी भारत में, खासतौर से महाराष्ट्र में, आप बम्बई में बेलौस महिलाएं घूमती रहती हैं, और यहाँ पे जहाँ हम रहते हैं नोएडा में और दिल्ली में क्या होता है, छीटाकसी होती है। मैंने सुना ही नहीं, 15-20 साल से अक्सर बॉम्बे जाना होता है। मैं एक बात सीधी से कह रहा हूँ कि एजुकेशन इज द की, शिक्षित करो उनको। और मैं अपने घर की बात बताता हूँ, मेरे पिताजी की बेटियाँ ब्राइटेस्ट लड़कियां थी दोनों, लेकिन उनको एजुकेशन प्राइमरी तक गई, उसके बाद नहीं जाने दिया गया। और जब मेरी बेटियां पेट काट के, भीख मांग के, चाहे जैसे, और दुनिया की गालियां सुन के जो बच्चियां पढ़ी हैं, आज जब उनके साथ में बैठ खड़ा होता हूं और जब उनके बाप के रूप में इंट्रोड्यूस होता हूं तो मुझे बहुत गर्व होता है। तो मर्दों को भी चाहिए कि लड़कियों को, अपनी बेटी को शिक्षा दो, लगते जिगर है वो, और उसके साथ खड़े होने की तमीज़ डेवलप करो। ये और महिलाओं का काम नहीं है। डॉक्टर लोहिया ने कहा था, उनके चेले सारे जो हैं महिला रिजर्वेशन का विरोध करते हैं। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि दलित, माइनॉरिटीज़ और महिलाएं चाहे जहाँ की हों, वो सब शोषित पीड़ित हैं, उनके साथ आप खड़े होइए। और मनीषा, अच्छा दूसरा आर्गूमेंट होता, महिलाएं कैसे करेंगी? मनीषा प्रियम जो सबसे खूंखार जिनको इलाका माना जाता है, वहाँ पर लेफ्ट विंग टेररिज्म जहाँ है वहाँ पर जाती हैं और काम करती हैं। हमारी बेटी ने बिहार में, उत्तर प्रदेश में जो रिसर्च किया है और जो लागू हो रहा है तमाम जगहों पे, वो मतलब घेर लिया 10 गुंडों ने आके। लेकिन वहाँ से वो लड़कियाँ निकल के आने के तमीज़ जानती, उनको आप हथियार दो। और हमारे पास, और आलोक जी, पुरुष सोसाइटी के पास कुछ नहीं है। अपनी बेटियों को एजुकेट करो और आप देखेंगे कि समाज बदल रहा है। ये शेष जी जो आप कह रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन इससे इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं वो बात हो रही है चुनाव की। ये जो समाज बदलेगा, मैं बदलूंगा, आप बदलेंगे, ये या शायना बदल गई, शायना के पिताजी ने इनको इस तरह से बड़ा किया, तो ये इससे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे लगता है जो इस वक्त चुनाव की बात हो रही है, हमारे राजनीतिक एजेंडा में महिलाओं की जगह और राजनीतिक पार्टियों की प्रायोरिटीज में महिलाओं की जगह कहां है। हमने ये पब्लिक से पूछा, जो बाहर निकल के आज जो सवाल हमने पूछ रहे हैं, लोगों से पूछा निकल के कि क्या नौकरी में 33% आरक्षण महिलाओं को देने के वादे से कांग्रेस को फायदा होगा। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं लोग। कुछ भी बोलने से वोट नहीं मिलता है। जो भी मतलब जो कर सकते हो वो ही जनता के सामने आपको बोलना चाहिए। जब वो सत्ता में थे तब तक तो उन्होंने इस मामले में कुछ भी नहीं किया है, तो अब ऐसी इतनी बड़ी बड़ी बातें करके मुझे नहीं लगता कि वो कुछ कर पाएंगे। इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। महिलाओं को वैसे भी
बहुत सारी जगह पे नौकरी और वो सब मिल ही रहा है। कांग्रेस को फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि ये सारे खोखले वादे होते हैं जो कांग्रेस बहुत टाइम से करती आ रही है। बैलेंस में काफ़ी उनको एक पॉजिटिव सेंटिमेंट मिलेगा महिलाओं से, यू नो वी विल बी एबल टू सिक्योर जॉब्स। आई डोंट थिंक हम लोग को कोई मतलब नहीं बनता इवन अगर आप रिजर्वेशन करोगे। कांग्रेस ऐसा करती है और उसको इम्प्लीमेंट भी करती है वादे के साथ साथ, तो उनको एक अच्छा खासा वोट बैंक मिलेगा। बिल्कुल फायदा होगा, मुझे लगता है महिलाएं भी इस बारी कांग्रेस की तरफ ज़्यादा वोट देंगी। जी प्रेरणा सिंह, आपसे मेरी बात हो रही, तो आपने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी का कोई कार्ड नहीं है, कांग्रेस पार्टी को इससे फ़ायदा होगा या नहीं होगा इसका सवाल नहीं है। मुझे लगता है कि इस तरह की बात हमको नहीं करनी चाहिए। पार्टी पॉलिटिक्स कर रही है, वो जो कर रही है वो देश के भले के लिए भी हो, उससे भी पार्टी को फ़ायदा ना हो तो फिर फ़ायदा क्या है? फिर पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं? फिर आप लोग तो विनोबा भावे की तरह आश्रम खोलेंगे और काम करेंगे। राजनीति में हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे फैसले न करें जिससे चुनाव में फ़ायदा हो, तो उस फैसले का मतलब क्या है? फिर किस लिए फैसला किया गया है अगर इसका चुनाव में फ़ायदा नहीं लेना है? मैंने वही कहा, मैंने जी देखिए मैंने वही कहा। पहले तो मैं ये कहूँगी, देखिए मैंने वही कहा, प्रेरणा से ये कांग्रेस पार्टी का जो, जी प्रेरणा जी, देखिए आलोक जी बिल्कुल, अगर हर पार्टी राजनीति कर रही है तो बिल्कुल जो है वो उन्हें वोट लेने की भी राजनीति करनी चाहिए, मगर कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड रहा है, कांग्रेस पार्टी का जो तरीका रहा है वो सिर्फ वोट लेने का तरीका नहीं रहा है। कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। उसका सबसे बड़ा जो नतीजा है वो ये है कि आज़ादी के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई पार्टी सत्ता में रही है तो वो कांग्रेस। नहीं प्रेरणा जी छोड़ दी। देखिए ये एक बात मैं अब आपको रोक दूंगा, ये रोकूंगा मैं। एक सवाल का एक मेरा इंटरजेक्शन है। आजादी के बाद बहुत साल कांग्रेस, आजादी के बाद बहुत साल कांग्रेस सत्ता में रही। उसका वजह यह थी कि आजादी के बाद बहुत सालों तक देश में कोई दूसरी पार्टी नहीं थी। आजादी के आंदोलन में जो नेता शामिल थे वो सब कांग्रेस में आ गए, तो इसलिए भारत में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो सबसे पहले कांग्रेस के राज में हुआ। आलोक जी आज की तारीख में उसका क्रेडिट लेते रहेंगे तो कब तक चलेगा? आलोक जी आपकी जी ठीक है, आप एंकर हैं, आप मुझे बीच में रोक सकते हैं, मगर मैं आपसे गुजारिश करूंगी, इस बात का जवाब मैं आपको जरूर देती, मगर वो डिबेट को दूसरी दिशा में ले जाएगा, इसलिए मैं फिर महिलाओं के मुद्दे मैं इसलिए आपसे जो सवाल मैंने पहली बार पूछा था उसका भी जवाब नहीं मिला, इसीलिए बीच में रोक रहा हूँ। आलोक जी अभी टिकट देते समय बहुत ही अच्छा चलिए आपने मुद्दा उठाया है। मैं नहीं चाहती कि ये मुद्दा जो है वो भटक जाए और मैं किसी और आरोप प्रत्यारोप में फंसूं। मैं महिलाओं की बात करना चाहूंगी क्योंकि हम सब महिलाएं सालों से अपने अधिकार का वेट कर रही हैं, और वो कांग्रेस पार्टी में अगर नज़र आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी पूरी हिम्मत के साथ, पूरी मजबूती के साथ इस मुद्दे को उठा रही है और महिलाओं को उनका हक दिलाना चाहती है, तो मुझे लगता है कि देश की सभी महिलाओं को इसमें कांग्रेस पार्टी का साथ देना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी सिर्फ वोट लेने की राजनीति नहीं करती। हम लोगों ने पहले भी वादे किए, उन वादों को पूरा किया, चाहे वो किसानों के कर्ज माफ़ी के वादे हों या और भी वादे हों। और राहुल जी ने सिर्फ ये वादा जो किया है, सिर्फ ये जो बात की है 33% आरक्षण की, ये सिर्फ वोट लेने के सिर्फ वोट लेने के लिए नहीं की है। राहुल जी की विचारधारा है कि महिलाएं आगे आएँ, महिलाओं में कैपेबिलिटी है, और कांग्रेस पार्टी ने जब से राहुल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, वो जो विचारधारा उनकी है उसको इम्प्लीमेंट होते हुए भी हम एज अ महिला कार्यकर्ता हम लोगों ने देखा है कांग्रेस पार्टी में। इसलिए आज मैं यहाँ पर इतनी मजबूती से ये बात आपके सामने कह पा रही हूँ। शायना जी ने अपनी पीड़ा कही तो बिल्कुल उनकी पीड़ा जायज़ है, क्योंकि उनकी पार्टी की विचारधारा शुरू से ही महिला विरोधी रही है, तो वो वैसी बातें कहेंगी। लेकिन मैं एक ऐसी पार्टी से आती हूँ जहाँ पे महिलाओं को हमेशा से मुख्य धारा में रखा गया, मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया गया, और मुझे गर्व है ये बात कहते हुए। और जब राहुल जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो महिलाएं मुख्य धारा में आएंगी, फ्रंट लाइन में आएंगी, ये कहने से मुझे बिल्कुल भी संकोच नहीं हो रहा। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह सकती हूँ। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही हैं। शायना जी मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले मैं ये सवाल एक बार फिर से पूछ लेना चाहता हूँ। आप लोग जब टिकट बांटने का वक्त आ रहा है कि आपकी टिकट की लिस्ट में महिलाएं कितनी दिखेंगी, कोई बात हुई है, चर्चा हुई है पार्टी के अंदर, या कुछ ऐसी बात है जो आप नहीं बताना चाहती हो, भी बता दीजिए। देखिए आलोक जी, जो बिल्कुल मैं बताना चाह रही हूँ, मैं बिल्कुल आपको बताऊंगी। देखिए आलोक जी, मैंने कहा कि राहुल जी की सोच है कि महिलाओं को आगे लाया जाए, महिलाओं को मुख्य धारा में राजनीति में लाया जाए। तो
कितनी महिलाओं को टिकट मिलेगी, कितने प्रतिशत महिलाओं को टिकट मिलेगी, ये मैं आपको इस चैनल पे नहीं कहती, मैं कोई मनगढ़ंत फिगर आपके सामने नहीं रखना चाहती, मगर इस सोच के साथ इस दिशा में काम किया जा रहा है कि जो काबिल महिलाएं हैं उनको मुख्य धारा में लाया जाए और एमएलए एमपी के टिकट्स दिए जाएं। इसमें ऑलरेडी पार्टी में काम चल रहा है, आज से नहीं, पिछले 2-2.5 सालों से चल रहा है कि उन महिलाओं की ग्रूमिंग चल रही है, उनका आइडेंटिफिकेशन चल रहा है। और बिल्कुल जब आप अभी टिकटों का बंटवारा होगा तो आप खुद देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी में कितना बड़ा बदलाव आएगा इसमें। ओके, ठीक है। शाइना जी, काफी देर से आप कुछ कहना चाह रही हैं, माफी चाहता हूं, मैं बहुत देर में आपके पास आ पाया हूं। जी, मैं बहुत ही संवेदनशीलता के साथ 2-3 चीज कहना चाहती हूँ। सबसे पहले, आज पार्लियामेंट में 11% रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं का। आप असेंबली की बात करें तो सिर्फ 9% है। अभी आप अन्य साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज या सिर्फ पाकिस्तान की बात करें तो आपको पता चलेगा कि भारत कितना पिछड़ा है। अब ये बयानबाजी करने से कुछ नहीं होने वाला है। ये कहना कि हम आएंगे सरकार में तो फिर हम घोषित करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे पारित हो, लेकिन जो आप नहीं आए तो आपने वापस यही कहना है कि देखिए हम नहीं आए इसलिए किसी और के हाथ में है। ये सब चीज़ छोड़ दीजिए। मैं भी कह सकती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने 33% आरक्षण महिलाओं को दिया है संगठन के रूप में। शायद इस वजह से आज मैं महिला कोषाध्यक्ष हूँ, केवल एकमात्र पूरे देश में। लेकिन ये बस नहीं होता है, इलेक्टोरली हम जीत सकते हैं। ये कहना कि महिला नहीं जीत सकती है, ये कहना कि महिला सिर्फ वो कंस्टिट्यूंसी में आप दीजिए जहां आपको टोकन कैंडिडेट्स देना है, ये बहुत ही अफसोसजनक टिप्पणी होगी। हम सब जानते हैं कि आते हुए दिन में ये संघर्ष एक एक नेत्री को अपने अपने राजनीतिक पार्टी में करने की आवश्यकता है। और जो कांग्रेस और बीजेपी का सवाल है, यहाँ हम सबको इकट्ठा हमारी आवाज़ उठानी चाहिए। ये कहीं और राजनीतिक दल हैं जिन्होंने पारित किया तो इसका उदाहरण हमें हमारी पार्टी में देना चाहिए, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जब तक हम वहाँ संसद में निर्णय नहीं ले रहे हैं महिलाओं के लिए तो 50% रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा इस देश में। जी शाइना जी, क्या आप ये मानती हैं कि अब ये मुद्दा उठना चाहिए? राहुल गांधी ने 33% कह दिया है, लेकिन कोई भी सरकार बने अब इस चुनाव के बाद, जो भी गठबंधन आए, सबसे पहला सवाल महिला आरक्षण बिल का होना चाहिए। ये वादा जो करे उसी को महिलाओं का वोट जाना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। मैं ये भी कहूँगी कि मोदी जी ने जो किया ट्रिपल तलाक को लेके मुस्लिम महिलाओं के लिए या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेके बहुत ही प्रशंसाजनक है, लेकिन हमें इससे भी ज़्यादा करना है, क्योंकि जब तक 33% आरक्षण लागू नहीं होता है हम ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे। इलेक्शन के वक्त एक टोकन कैंडिडेट यहाँ दिया, किसी की बेटी को दिया, किसी की बहू को दिया, ये हम नहीं चाहते हैं। देखिए आज 21वीं सदी में हम कंपैशन कार्ड नहीं खेलेंगे कि देखिए हमारे प्रति अन्याय हुआ है। हम ये कॉम्पिटेंसी कार्ड खेलेंगे कि देखिए हम में वो हुनर है, हम भी राजनीति में एक सक्रिय रूप से निर्णय लेना चाहते हैं 50% इलेक्ट्रेट के लिए। और जब आप हमें एक वोट बैंक की नज़र से देखेंगे तो ज़रूर हर एक पार्टी को इसका नज़रअंदाज करने का हक नहीं बनेगा। जी प्रेरणा सिंह, आप कुछ कहना चाह रही हैं? आलोक जी धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। मैं शाइना जी की बात मैंने सुनी और वो कांग्रेस के ऊपर जो आरोप लगा रही हैं, मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि कांग्रेस की सरकार जो है वो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी पिछली बार, और हम लोगों की गठबंधन की सरकार थी। उसके बावजूद हमने राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल को पास कराया। पिछले 5 सालों में देश ने आपको 323 के आसपास बहुमत दिया और आप पूर्ण बहुमत के साथ आप लोग सरकार में आए। एक बार भी पिछले 5 सालों में आपने महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश तक नहीं करा, टेबल तक नहीं करा, उस पर चर्चा तक नहीं हुई। तो आपकी नीयत पर देश को शक है। आप कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा सकती हैं, एज अ राजनीतिक पार्टी आपका वो अधिकार है और आप वो करिए, मगर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में महिलाओं के हितों को आप जब नजरअंदाज करती हैं शाइना जी, तो महिला होने के नाते सिर्फ मुझे ही नहीं, देश की हर एक महिला को दुख होता है। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो देश की हर बेटी को बहुत उम्मीदें थी उनसे, बहुत हुआ महिलाओं पर वार। अब की बार मोदी सरकार हम लोग उठाते हैं, मगर आप लोग विपक्ष की आवाज को उठने नहीं देते। राहुल जी तो कहते हैं कि
लाइए, हम लोग आपका समर्थन करेंगे। तब तक हम ऐसे चर्चा आप राजनीतिक फायदा उठाने के लिए अध्यादेश ले आते हैं जहां पे आपको अपना फायदा नजर आता है, लेकिन महिलाओं के हितों में आपको अपना फायदा नजर नहीं आता। ये बहुत ही दुखद है। अच्छा, आप ये बताइए प्रेरणा जी, अगर ऑलरेडी सभी पार्टियां 50% टिकट दे देंगी महिलाओं को, 33%, 40% टिकट दे देंगी, तो जो भी जीतेंगी, किसी भी पार्टी से जीतें, वो महिलाएं जीतेंगी। और अगर ऐसी संसद होगी जिसमें 40-45% महिलाएं होंगी, किस मुंह से कोई पार्टी वहां महिला आरक्षण बिल का विरोध करेगी? वो स्थिति क्यों नहीं ले आती हैं पार्टियां, बजाय ये कहने के कि कब हमें बहुमत मिलेगा, कब हमारी कमजोर सरकार थी? देखिए जब कांग्रेस को लगा कि एक कमजोर सरकार देश में है और वो महिलाओं को पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बावजूद भी उनका हक नहीं दिला पा रही, कांग्रेस पार्टी ने इनिशिएटिव लिया और आधी आबादी पूरा हक की बात हम लोगों ने शुरू की। राहुल जी ने बार बार कहा कि भाई महिलाओं को उनका रिप्रेजेंटेशन सिर्फ पार्लियामेंट में ही नहीं, उनको नौकरियों में भी मिलना चाहिए, क्योंकि ग्लास सीलिंग से जो महिलाएं जूझ रही हैं वो किसी से भी छुपा नहीं है। तो हम लोग तो बात कर रहे हैं और हम लोग इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं, मगर क्या भाजपा ये स्टैंड लेगी? क्या भाजपा में हम 33% या 50% महिलाओं को चुनाव लड़ते हुए देखेंगे? ये आप शाइना जी से पूछिए। मैं क्या पूछूं? शाइना जी ने तो खुद पूछ लिया है, वो सवाल पूछ रही हैं और वो कह रही हैं हम सबको अपनी अपनी पार्टियों के भीतर इसके लिए संघर्ष करना होगा। इससे ज्यादा वो क्या कहेंगी? आप उनकी आवाज से आवाज मिला रही हैं। अगर आपकी पार्टी के अंदर 33% आरक्षण नहीं दिया जाता है तो आप आवाज उठाने के लिए तैयार हैं? पार्टी में आपकी और महिलाओं की कितनी सुनी जाती है, मगर आप अपनी पार्टी में ये सवाल उठाइए, आप अपनी पार्टी की मीटिंग्स में सवाल उठाइए, कितना रिप्रेजेंटेशन है आपकी पार्टी में महिलाओं का? ठीक है, उनका निर्णय, ठीक है, मैं इसके थोड़ा आगे आऊं, क्योंकि मोदी जी लाठी चला के निर्णय लेते हुए नजर आते हैं। ये पॉइंट आप पहले भी उठा चुकी हैं, और मोदी जी कैसे निर्णय लेते हैं, राहुल जी कैसे निर्णय लेते हैं, ये आपकी पार्टियों के अंदर का मामला है। मनीषा जी, क्या महिलाएं परिवार से अलग वोट देती हैं, या अगर कांग्रेस पार्टी ऐसा सोच रही है कि उसको इससे फायदा होगा, ये भले ही माने ना माने, तो गलत सोच रही है? क्या महिलाओं को इस तरह के फैसले, इस तरह के वादों से उनका वोट इन्फ्लुएंस होता है? इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा? या महिला उम्मीदवार खड़ी होती है तो उनको एक रिश्ता महसूस होता है उसको वोट देने में? देखिए, ये बड़ी पार्टियां, राष्ट्र व नेशनल पार्टीज जो हैं, ये जो स्टेट्स में होता है वो लैब को, उस एक्सपेरिमेंट को स्केल अप करती हैं। कहीं ना कहीं एनटीआर जब आए आंध्र में और उन्होंने नशाबंदी की और एकदम जोर शोर से उनको चुना गया, ये अलग बात है कि एक कू में उनके स्वयं के दामाद ने उनको हटाया और चंद्रबाबू नायडू आगे आए। एनटीआर के बाद से, और आंध्र वो राज्य था दक्षिण में जो सबसे पिछड़ा राज्य था, दक्षिण की जमात में वो एक तरह से एक बीमारू राज्य था। तो एनटीआर के इस टर्म के बाद से ये देखा गया है कि औरतें जो हैं वो एक वोट बैंक हैं। आप द्रविड़ पार्टियों में देखिए तो महिलाओं का एक बड़ा वोट बैंक है जो एक तरफ रुझान रखता है, और जहां भी मोटा मामला यह है कि सोशल जस्टिस या सामाजिक न्याय की अच्छी सोशल पॉलिसीज, जिसको हम विकासवादी राजनीति का दौर इधर कह रहे हैं, वो जहां जहां इंप्लीमेंट किया गया है वहां महिलाएं जो उनकी आवाज बढ़ी हैं और वो एक वोट बैंक की तरह इमर्ज की हैं। यहां तक मैं बतलाऊं कि जिस बिहार में 2005 में औरतें डरती होंगी सड़क पे आने में, 2015 तक मैं चुनाव में जब जाती थी तो देखती थी कि साइकिल चला के लड़कियां मुफस्सिल जगहों में बाजार में खड़ा होकर साइकिल रोक के चाट खा के तब आगे बढ़ती हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे चेंजेस होते हैं पब्लिक स्फीयर में, महिलाएं ज्यादा बाहर दिखती हैं। पटना शहर में कल परसों एक युवाओं का एक सम्मेलन था जिसमें हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों ने यूनिवर्सिटी में यह सवाल किया कि अगर लड़के 9 बजे रात तक शहर में रह पाते हैं तो आखिर हम क्यों नहीं रह पाते हैं। उसमें किसी लड़के ने जहां कहा कि आपको 9 बजे रात में बाहर रहने की जरूरत क्या है, वहीं लड़कों के एक दल ने उसकी आवाज को दबाया। तो कहीं ना कहीं मैं आपको यह बतलाऊं कि केवल ये अति पिछड़े जातियां नहीं है जो नीचे से राजनीति को हिला रही हैं। विंध्य के उत्तर में, बिहार में खास करके विकासवादी राजनीति के दौर के बाद महिलाओं का बड़ा एक वोट बैंक निकला है, और इस तरह की दावेदारी जो है कांग्रेस पार्टी, जिसका कि अपना अब कोई खास सोशल बेस नहीं रह गया है, ना ही बिहार में ना उत्तर प्रदेश में। बिहार में मैं ये कहूं कि ये एक रुझाने वाली बात तो जरूर रहेगी, अभी भले ये वोट में तब्दील नहीं हो लेकिन रुझाने वाली बात जरूर रहेगी। अमूमन मेरा एक और बात यहां कहना है
कि पॉलिटिकल पार्टीज अगर टोकनिज्म के लिए भी ये बात कहना शुरू कर देती हैं, उससे भी एजेंडा आगे बढ़ता है, महिलाओं को बल मिलता है। एक दल ने किया तो दूसरे दल में महिलाएं फिर जोर लगाएंगी कि भैया उसने कह दिया, हम तो पिछड़ जाएंगे। और महिलाएं भी इस बात को देख के पिछले 2 चुनाव में मैंने देख लिया, राज्य स्तर चुनाव में, जबकि किसी एक जाति के मर्दों ने कहा कि हम जीते या हारे हम फला नेता कोई देंगे क्योंकि वो हमारे जाति के हैं, वहीं महिलाएं कहती थी कि नहीं नहीं, घर आंगन में आइए, अंदर बताएंगे। और अंदर जाके वो क्या बताएंगी कि हम उसको वोट देंगे जिसने विकासवाद के दौर में हमको पढ़ने लिखने का मौका दिया। तो कहीं ना कहीं महिलाएं छुप के दब के वोटिंग को वो अरीना मान रही हैं जहां वो अपने अधिकार की तरफ बढ़ सके, जहां समाज में असमता है लिंग के आधार पर, आर्थिक आधार पर, वहां राजनीति और वोट वो एक इकलौता माध्यम है जिससे महिलाएं भी और गरीब तबके की महिलाएं असर्शन कर रही हैं। और राजनीतिक दल अगर ये करते हैं तो उनकी ये बाध्यता होगी कि इस जनमत, इस बहुमत, इस विवेकशीलता को वो कितना दिन इग्नोर करके रहेंगे। दौर लंबा है, लड़ाई लंबी है, लेकिन ये चलेगी और इक्वालिटी की तरफ हमारी डेमोक्रेसी जो है वो आगे बढ़ेगी। जी, सोमनाथ सिंह रॉय, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। 41% टिकट आपकी पार्टी ने दिए हैं महिलाओं को, इनमें से कितने % आपको लगता है कि बिल्कुल फेयर और अपनी कंस्टिट्यूएंसी में जीतने वाली विनिंग कैंडिडेट्स हैं? देखिए, दीदी तो खुद ही बताया 42 सीटें हम लोग जीतने वाले हैं यहीं पर। लेकिन मैं उससे पहले आलोक जी एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, मैं जो मानता हूं, रानी लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्ताना, पद्मजा नायडू, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, ममता बनर्जी, सुषमा स्वराज, ये लोग को रिजर्वेशन का जरूरत नहीं पड़ा यहाँ पर आने के लिए। रिजर्वेशन होने से क्वालिटी अच्छा होगा, क्वालिटी अच्छा नहीं होगा, ये बात नहीं है। बात है हम जो पुरुष होते हैं, हम अपना जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं, इसीलिए रिजर्वेशन का सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। हमारा यहाँ पर सेक्टर 5 नाम करके एक जगह है जहाँ पर सिर्फ कंप्यूटर में काम करते हैं ये लोग। ज्यादा से ज्यादा 70% वहाँ पर महिला लोग काम करते हैं। रिजर्वेशन का जरूरत वहाँ पर भी नहीं पड़ा। लेकिन जब पावर में आने का बात होते हैं, हम लोग पुरुष जो होते हैं ना, पावर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसीलिए रिजर्वेशन का बहुत जरूरी है। और ये जरूरत पूरा करने के लिए ममता बनर्जी ने जो सोचा है, एकदम ग्राउंड लेवल से तैयार करो महिला को, ये काम भारत का एक उदाहरण होना चाहिए। हर स्टेट में इसको फॉलो करना चाहिए जो दीदी कर रहे हैं। रिजर्वेशन जरूरी है, मैं फिर बोल रहा हूँ, रिजर्वेशन जरूरी है, लेकिन वो जरूरत के साथ भी महिला का मेरिट, महिला का जो क्वालिटी, ये क्वालिटी भी बर्न करना बहुत हम लोग को सबको उसको पीछे ज्यादा से ज्यादा टाइम, ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करना मेरा हिसाब से सबसे जरूरी होते हैं। और आप जीतने का बात कर रहे हैं, देखिए एक चीज है, जो 41% महिला यहाँ पर खड़ा हुआ है तृणमूल कांग्रेस का, आप एक का भी नाम नहीं बता सकते जिसको फादर, नहीं तो कोई अंकल, नहीं तो कोई रिश्तेदार पॉलिटिक्स में था, बड़ा लीडर था बंगाल में। ऐसा एक भी नाम आप बता नहीं सकते जो और लोग यहाँ पर खड़ा हुआ। आप लोग बोल रहे था ना, किसी का पिताजी, किसी का कोई रिलेटिव होता है तब भी महिला यहाँ पर आरक्षण में हम लोग देते हैं। लेकिन एक भी 41% जो महिला खड़ा हुआ, एक भी किसी का फैमिली का साथ पॉलिटिक्स का रिलेशन नहीं है। उन लोगों को काम किया है ग्रास रूट में, दीदी ने देखा है, मानव सेवा किया है, दीदी को फॉलो किया है। दीदी जैसे बोला है ऐसे बंगाल में आम आदमी का पास गया है, तब इन लोगों को टिकट मिला है। और मैं वो इसीलिए बोल रहा हूँ, ग्रास रूट से ये समाज का साथ मिलना चाहिए और ग्रास रूट से इन लोगों को बिल्ड करना चाहिए। कैसे आप पावर में आएंगे तो उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं और महिला को उन्नयन कर सकते हैं। देश के उन्नयन के लिए इसको ग्राउंड एकदम नीचे से इन लोगों को तैयार करना बहुत जरूरी है, मैं समझता हूँ ये। जी, शेष नारायण जी, 2 सवाल हैं। एक तो यह कि पिछले चुनाव से लगातार ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे कुछ काम किए हैं, उनकी पार्टी की ऐसी नीतियां हैं। दूसरे जो फैसले हैं, जैसे घर में गैस पहुंचाना, घरों में शौचालय बनवाना गाँव में, और 3 तलाक भी, जिसकी वजह से महिलाएं उनकी तरफ आकर्षित हैं। महिला वोट उनको बहुत बड़ी संख्या में पिछले जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उनमें मिले हैं। क्या लगता है कि इस तरह के जो संकेत आ रहे हैं, जो
टीएमसी कर रही है, जो बीजेडी कर रही है, जो कांग्रेस ने वादा किया है, इससे जो प्रधानमंत्री मोदी को फायदा होने वाला था या महिलाओं के बीच उनकी जो लोकप्रियता थी वो कुछ कम होगी? नहीं, वो कैंपेन नहीं कर पाएंगे वो लोग। वो एक्चुअली वो फ़ायदा उनको होगा, और टॉयलेट वाले से भी फ़ायदा होगा, उज्ज्वला से भी फ़ायदा होगा, बिजली वाले से भी फ़ायदा होगा, नरेंद्र मोदी को फ़ायदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं गाँव से आपको बता रहा हूँ। अभी आपके कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि जो काबिल महिला होगी उसको हम लोग महत्व देंगे। ममता बनर्जी जब उन्होंने तृणमूल कांग्रेस बनाई थी, आलोक जी, तो सबसे काबिल, सबसे ज़बरदस्त बंगाल की कांग्रेस नेता थी वो। लेकिन अभी जो आपने बात की, पुरुष समाज का जो एटीट्यूड है वो जगह खाली नहीं करना चाहते। और वही बहुत मशहूर कविता, हम भी बड़ी तारीफ़ करते हैं, उनकी नज़म है, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। मेरे साथ क्यों उसको चलना है भाई, इंडिपेंडेंट क्यों नहीं होना? एक तो सवाल ये है। दूसरा, अब अभी आपकी कांग्रेस प्रवक्ता ने भी कहा कि हमको वोट मिलेगा। भाई वोट के लिए क्यों कर रहे हो? और तीसरी बात जो सबसे बड़ी आपने कही, उस पर मेरा जवाब है कि सवाल है कि सवाल उठाना होगा, लेकिन ये एटीट्यूड का चीज़, राहुल गांधी ने भी अपने भाषण में कहा है कि हमारा एटीट्यूड है कि हम लड़कियों को आगे नहीं आने देना चाहते, उसको चेंज करना पड़ेगा। और उसके लिए हम आपको बता दें कि एक बार ये एक डीएमके का मंत्री था ज्वाइंट सरकार में, उसने पीआईबी के कार्ड को ख़त्म कर दिया था, हेल्थ कार्ड को। तो किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुलाम नबी आज़ाद जब मंत्री हुए तो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले 4-5 लोग खड़े होकर सवाल पूछते थे। तो मुझे लगता है कि महिलाओं से ज़्यादा हम पे लाजिम है, कि पत्रकारों पे लाजिम है कि हम ये सवाल बार बार उठाएं। और शुक्रिया, आपने इशू उठाया है और इसको आगे बढ़ाएं। और नरेंद्र मोदी को जो फ़ायदे हो रहे हैं टॉयलेट के और उज्ज्वला के और बिजली वाले और ये सारे जो फ़ायदे हो रहे हैं, उसको देख के इनको प्रेरणा मिले। हारें चाहे जीतें, हमसे उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कोई न कोई तो जीतेगा ही। लेकिन अगर इन्होंने महिलाओं को टिकट देना शुरू किया और ये कि हारने वाली सीटों पे भी दें, तो हारने वाली सीटों पे भी तो दो तो उनको। लेकिन ये बताइए कि महिला दो, खास तौर पे उत्तर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो महिला कार्ड कहें इसको, या महिलाओं के लिए अच्छे काम कहें, और दूसरी तरफ जो वहां जाति का कार्ड चलता है, इन दोनों में कौन सा भारी पड़ेगा? वो जाति को महिला, मैं आपसे सही बताऊं, जो जाति वाला खेल है, नरेंद्र मोदी, मुझे लग रहा है, मैं अभी भविष्यवाणी करता नहीं दिखना चाहता, वो जात ये जो मामले हैं, अब मैं तो गाँव में जानता हूँ ना महिलाओं को कितना नर्क भोगना पड़ता था गर्मी में। टॉयलेट वाला मामला जो है, लड़कियों के एजुकेशन के मामले में इन्होंने कुछ नहीं किया है, क्योंकि उसमें इनके सरस्वती शिशु मंदिरों में इनको बच्चे भेजना होता है, वहाँ पुरुष प्रधान लोग बैठे होते हैं। अगर सरकारी स्कूलों में इन्होंने रिवाइव करने का फैसला कर लिया और कंपलसरी एजुकेशन का एक शिगुफा ही छोड़ दे प्रधानमंत्री, आज कह दें कि लड़की जिसके यहाँ होगी वो अपनी बेटी को जब तक पढ़ाई नहीं कराएगा उसको सुविधाएं नहीं देंगे, हो ना हो। ये अगर ये डायलॉग नैरेटिव में आ गया तो आलोक जी, मैं कहता हूं अगले 10-15 साल में देश बदल जाएगा। तो आपको कहना है कि सिर्फ डायलॉग नैरेटिव में आ जाए कि लड़कियों की शिक्षा कंपलसरी कर दी जाए, इतना बहुत बड़ा बदलाव कर देगा। मनीषा जी, क्या ये डायलॉग नैरेटिव में आ सकता है? क्या ये डायलॉग इतना जरूरी है कि लाया जाना चाहिए? नहीं, ये डायलॉग बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन दिक्कत यह है कि इस डायलॉग के जो वेरियस पार्ट्स हैं उसको समझना। टोकनिज्म पे अभी भी ये चल रहा है कि फलां नेता ने कर दिया, ये बड़ा अच्छा किया, हमारा नेता ये लेके आया, लेकिन इसको समझना कि इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, तो वो बहुत ही आवश्यक है। अगर महिला अभी भी इस लोकसभा में भी आप देखिए, केवल बिहार और उत्तर प्रदेश पे आप लगे रहिए और आप गिन के बतलाइए तो कि एक कोई काबिल महिला जो लोकसभा के प्रोसेस से आई हो, एक कोई काबिल महिला जो दोनों के दोनों या 3-4 रीजनल पार्टीज हैं यहाँ, वो किसने नॉमिनेट करके भेज दिया है? तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम ये हुआ है कि जब कांग्रेस सिस्टम डिक्लाइन किया, उसके बाद जो समाजवादी पार्टियां भी आई हैं, उनका कोई अप्रोच बहुत अच्छा नहीं रहा है। लेकिन अब ये दौर विकासवाद के, खास करके दौर के बाद, हर आइडियोलॉजी छोड़ के जो पॉलिटिक्स ऑफ डिलीवरीज हुई, अब शौचालय पे ये तो लिखा नहीं है कि वामपंथ के चलते शौचालय मिला, कि समाजवाद के चलते मिला, कि बहुजन समाज की राजनीति के चलते मिला। शौचालय मिला, और आपको पता है जहां पानी नहीं होता औरतों के पास और शौच कर्म की सुविधा नहीं होती, वहां औरतें लेबर मार्केट में पार्टिसिपेट ही नहीं करती हैं, क्योंकि उनका काम रहता है घर भर के लिए पानी भर भर के डोडो के ले आना। और शौच के लिए महिलाओं को, अगर आप रिसर्च पढ़िए कुछ जो मैं लिखती हूं, 8-8 घंटे महिलाएं नहीं जाती हैं। क्यों भाई? कि जो सर्विस पे जाने वाले मर्द हैं उनको पहले मौका देते हैं
और उनका ये अब मानना है, औरतों ने खुद बना लिया अपने आप को कि इज्जत वाली महिलाएं जो है वो नहीं जाएंगी। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। उस कंपोनेंट्स में पहला है कि पॉलिटिक्स ऑफ बेसिक सर्विस डिलीवरी को आपको जगह पे लाना होगा। दूसरा मामला यह है कि पढ़ी लिखी महिलाओं को लेबर मार्केट में लतियाने का काम मत करो। अगर आप देखिएगा लेबर मार्केट का जिस एनएसएसओ के डेटा से ये सरकार डरती है, उसका सीधा सीधा आकलन है कि महिलाओं को उस लेवल पे सबसे ज्यादा नौकरी मिलती है जब वो बिल्कुल अनपढ़ गंवार रहती हैं। तो इसके चलते होता क्या है कि महिलाएं आपको झाड़ू देते हुए दिखेंगी। इसलिए नहीं कि महिलाओं का झाड़ू देने का तरीका कोई बहुत लुभावना है, नर्सिंग के काम में बहुत दिखेंगी, इसलिए नहीं कि बहुत अच्छा नर्सिंग वो कर सकती हैं, इसलिए कि वो थोड़ा भी ज्यादा अगर पढ़ जाएंगी तो उसके बाद कंपनियां कहना शुरू करती है कि अरे बाप रे बाप, कौन देगा इनको, जब इनको बच्चा पैदा होगा उस वक्त इनको हमको देना पड़ेगा फुल पे और ये नौकरी पे नहीं रहेंगी। स्टार्टअप और स्किल इंडिया बहुत बड़े प्रोग्राम्स हैं। टॉयलेट्स आपने बनवाया, उनका एक जेंडर ऑडिट कीजिए और आपको दिख जाएगा कि वो कहते हैं जब पैसा लेने आते हैं, उनसे कई बार पूछा जाता है कि एक महिला नहीं है तुम्हारे इस पूरे मॉडल में, तो कहते हैं कि हम तो छोटा सा बिजनेस है, स्टार्टअप है, तो अभी किसी को दे देंगे महिला को और उसको हमको देना पड़ेगा कंपैशनेट लीव। तो कहीं ना कहीं बेरहमी की अर्थव्यवस्था जो हम बनाते चले जा रहे हैं, उसको सबसे पहले रहम, एथिक ऑफ केयर वाली अर्थव्यवस्था बनना पड़ेगा। अभी अब 50 महिलाओं को भी लाके भर दीजिए, बिहार की महिला मुख्यमंत्री हो जाए, उससे हम नारीवादी नहीं हो जाएंगे। हमारी तो राष्ट्रपति थे जिनका नाम किसी को याद नहीं होगा कि कौन महिला राष्ट्रपति थी, इससे कोई बहुत हम नारीवादी नहीं हो गए। तो कहीं ना कहीं हमको रहम की राजनीति करनी पड़ेगी और रहम की राजनीति के कुछ अंश हैं, वो उसका पहला है पॉलिटिक्स ऑफ बेसिक सर्विस डिलीवरी और दूसरा है पढ़ा लिखा के काबिल बना के नौकरी देना। और उसके बाद जो रिप्रेजेंटेशन का पूरा मामला है, अरे 7 करोड़ 8 करोड़ शराब और रात का खेल, ये अगर रहेगा पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन तो महिलाएं चुपचाप घर में फिर रहेंगी। तो भय के माहौल में लोकतंत्र तो राजनीति का चरित्र बदले, ये आपका कहना है, तब कोई फर्क पड़ेगा। राजनीति के चरित्र में बदलाव होने की जरूरत है। मैं प्रेरणा सिंह आपसे एक छोटा सवाल पूछना चाहता हूं, अगर एक छोटा सा जवाब आप दे सकें। क्या 2024 में हमें यह उम्मीद रखनी चाहिए, इस चुनाव में अभी वक्त कम बचा है, 2024 में कम से कम 1/3 महिलाएं हर पार्टी से उम्मीदवार होंगी, ऐसी उम्मीद रखनी चाहिए? देखिए, अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो ये आप उम्मीद मत रखिए, ये पूर्ण रूप से ये आपको सच होता हुआ नजर आएगा। और 2019 के बाद से ही विधानसभा में और 2024 में लोकसभा में आपको महिलाओं का बेहतरीन जो है वो प्रतिनिधित्व आपको होता हुआ नजर आएगा। ये मैं पूरे विश्वास के साथ आपके चैनल पर कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। अब कार्यक्रम खत्म करने का वक्त है। जो सवाल हमने पूछा उसका जवाब जो यहाँ आप देखेंगे उससे आप चौंक सकते हैं। नौकरी में महिलाओं को 33% आरक्षण के वादे से कांग्रेस को फायदा होगा, 25% लोगों को लगता है कि फायदा होगा और 75% को लगता है कि फायदा नहीं होगा। महिलाओं पर कैफी आजमी की कुछ लाइनें हैं। कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, तुझ में शोले भी हैं बस अश्क फिशानी ही नहीं, तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज जवानी ही नहीं। आवाज अड्डा में आज इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद माया ने मुंह मोड़ा, अपनों ने साथ छोड़ा। अमीश देवगन के साथ देखिए टक्कर।